हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और आम जो सिटीजन है उन सब के लिए भी ये हमारा आज का टॉपिक है। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है सेक्शन यानी धारा 144 CRPC। आई रिपीट CRPC। इसके अंदर IPC नहीं है, इंडियन पीनल कोड नहीं है, CRPC का ये टॉपिक है, ना ही ये आर्टिकल है, ये CRPC से संबंधित है। अक्सर हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा, कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि धारा 144 से 144 है क्या, कौन इसको लगाता है, किसको ये पावर दी गई है धारा 144 लागू करने की, क्या धारा 144 के अंदर हमारे क्या अधिकार हैं, क्या सरकार इसको कितने टाइम पीरियड के लिए लगा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये धारा 144 कितने दिन के लिए रह सकती है, और इसको सबसे प्रमुख है इसके लिए कौन, जैसे हमारे मन में अक्सर डाउट है कि इसके लिए कर्फ्यू हम वर्ड सुनते हैं, अक्सर सभी ने देखा होगा या न्यूज के माध्यम से सुना होगा, फलाना फलाना जगह कर्फ्यू का यूज कर दिया गया, तो उसके लिए हमारे मन में जरूर डाउट है। तो क्विकली जान लेते हैं इन सभी बातों को। तो लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। धारा 144 है क्या? धारा 144 जो है ये किसी भी एक सेंसिटिव एरिया है जहां पर दंगा या बलवा होने की संभावना है, जहां पर सरकार को ये लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अगर ये लगता है, कार्यपालिक शक्ति को अगर ये लगता है कि वहां जनजीवन, आम जनमानस, स्वास्थ्य, जीवन या फिर किसी भी तरह का आशंका है, खतरे की आशंका है, तो वहां धारा 144 लागू कर दी जाती है। इसके लिए इसको लागू कौन करता है पहले हम ये जान लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसको डीएम लागू कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे जिला न्यायाधीश या जिला दंडाधीश के भी नाम से हम जानते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये एसडीएम को भी पावर दी गई है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी इसे लागू कर सकता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑर्डर आता है। ऑर्डर्स के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ये स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी धारा 144 को प्रोहिबिटिव एक्जीक्यूटिव यानी निषेध आज्ञा को लागू कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या इसका है और इसका CRPC में क्या दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 144(3) की, 144(3) CRPC की, 144(3) CRPC ये कहता है कि जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 144 से पब्लिक पीस के लिए लगाएगा, यानी कि पब्लिक की शांति के लिए ही इसका यूज किया जा सकता है। 144(3) CRPC हमें ये बताती है कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। इसका यूज केवल पब्लिक पीस के लिए ही इसका यूज किया जा सकता है, ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इसका यूज डीएम नहीं कर सकता है। अगर हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं 144(4) CRPC, 144 जो 4 CRPC है ये इसके टाइम पीरियड के बारे में बताती है। एक इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड होगा 2 मंथ के लिए लगाई जा सकती है किसी विशेष सेंसिटिव एरिया में जहां दंगा या बलवा होने की संभावना है। इससे ज्यादा अगर वहां राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि वहां अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है, यानी कि वो इलाका अभी भी सुरक्षित नहीं है, तो इसको 2 मंथ से बढ़ाकर कितने मंथ के लिए किया जा सकता है? 6 मंथ के लिए इसको किया जा सकता है। आई रिपीट 6 मंथ से ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अक्सर अब हमारे मन में डाउट ये आता है, एक शब्द हम सुनते हैं कर्फ्यू।
कर्फ्यू है क्या? कर्फ्यू है क्या? जब भी कर्फ्यू का वर्ड आता है या न्यूज के माध्यम से हम सुनते हैं कि कर्फ्यू फलाना फलाना जगह कर्फ्यू लागू कर दिया गया, तो हमारे मन में ये डाउट जरूर आता है, तो कर्फ्यू क्या चीज है? अक्सर हम देखते हैं जो कर्फ्यू है वो कोरफू शब्द से आया है, और कोरफू फ्रेंच शब्द है। कोरफू फ्रेंच शब्द है और ये 15वीं से 16वीं सदी में 15वीं से 16वीं सदी के अंदर इसका यूज किया जाता था। और इसका यूज जब रात्रि को, आपको पता होगा उस टाइम पर मसाले जलाई जाती थी रात्रि में, उन मसालों को बंद करवाने के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो कोरफू यूज किया जाता था। उसी से ही बिगड़ कर क्या बना है? कर्फ्यू बना है। क्यों किया जाता था? उन मसालों को इसलिए बंद करवाया जाता था ताकि जो और बाहरी आक्रमण है, कोई किसी पर अटैक कर रहा है तो उसको ये ना पता हो कि यहाँ कोई आम जनजीवन, यहाँ लोग रहते हैं, निवास करते हैं। इसलिए रात्रि के टाइम पर अंधेरा किया जाता था, जितनी भी मसाले होती थी उनको बंद किया जाता था। और कर्फ्यू का धारा 144 से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक और डाउट हमारे मन में रहता है, वो डाउट है कि क्या सरकार शूट आउट ऑर्डर निकाल सकती है? क्या सेक्शन धारा 144 के अंदर शूट आउट ऑर्डर निकाला जा सकता है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार धारा 144 के अंदर कभी भी शूट आउट ऑर्डर का आदेश नहीं दिया जा सकता। आई रिपीट, धारा 144 के अंदर कभी भी शूट आउट का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्कोप एंड एप्लीकेशंस की। इसका स्कोप एंड एप्लीकेशन होता क्या है? इसके जो स्पोक एंड एप्लीकेशन है, अगर किसी अक्षत्र में जब इसको लागू किया जाता है धारा 144 को, तो वहां अगर ये लगता है प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ये लगता है कि त्वरित कार्रवाई की वजह से इसको लागू किया जाता है, और हो सकता है कि वो एक पक्षीय मामला हो, यानी एक पक्षीय हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं धारा 144 हमारे अक्षत्र के अंदर लागू है और वहां हमने धारा 144 का उल्लंघन किया, उसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होना, यानी 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, बल्कि उस आज्ञा का उल्लंघन या हमारी कोई जरूरत थी, मजबूरी थी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, पुलिस है, उसने हमें जबरदस्ती पकड़ा, मारा, पीटा वगैरह वगैरह। तो इसमें हमें यह लगता है कि ये मामला क्या है? एक पक्षीय है। ये ऐसा हो सकता है, वो जो मामला है वो एक पक्षीय हो सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी आदेश होता है। और हमने आपको बताया है ये टेम्परेरी आदेश कितने मंथ के लिए होता है? 2 मंथ के लिए होता है। ज्यादा से ज्यादा कितने मंथ के लिए होता है? 6 मंथ के लिए होता है। 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। आइए अब हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसों में डिसीजन दिए, और वो डिसीजन सेक्शन 144 धारा 144 के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम केस लेते हैं परवीन भाई तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 2003 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो डीएम है, जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसको जो धारा 144 है इसको प्रोक्लेम करेगा, वो केवल किसके लिए हो? पब्लिक पीस के लिए हो, पब्लिक शांति के लिए इसका यूज किया जा सकता है। किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। फिर इसी केस के अंदर 2004 के अंदर एक और डिसीजन आया। इस 2004 के डिसीजन में ये कहा गया कि जो हमने आपको बताया था, इसको प्रोक्लेम कौन कौन कर सकते हैं? डीएम कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, अदर्स के अंदर नायब तहसीलदार और तहसीलदार इसको प्रोक्लेम कर सकते हैं। किसके? राज्य सरकार के बिहाफ पर। अगर 2004 के इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
कि इसको एडीएम भी प्रोक्लेम कर सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसको प्रोक्लेम किया जा सकता है। आइए फिर एक और केस लेते हैं, मौला बख्श वर्सेस रामस्वरूप सन्स 1983 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण डिसीजन देते हुए ये कहा कि जो इसकी 60 दिन की अवधि है, धारा 144 की जो 60 दिन की अवधि है, ये कब से लागू होगी, कब से मानी जाएगी। अगर हम मान लेते हैं धारा 144 से आज से ही लागू हुई, अगर हम मान के चले धारा 144 28 अप्रैल 2020 से लागू हुई, तो लागू नहीं, यहाँ ऑर्डर पास किया गया और इसको लागू किया गया 1 मई 2020 तक। तो जो इसके 60 दिन की अवधि है, इस डिसीजन में यह बताया गया अब यहां से जो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वो अवधि काउंट नहीं होगी, जिस दिन उसको लागू किया गया यानी 1 मई 2020 को लागू किया, उसी दिन से 60 दिन तक ये क्या होगी, इसका टोटल टाइम पीरियड बताया जाएगा। इसके बाद हम केस लेते हैं स्टेट बिहार वर्सेस के मिश्रा 1971 का ये केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इस डिसीजन में ये बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट पावर है, उसके पास है, स्वतंत्र शक्ति के बारे में ये डिसीजन था। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे इसके बारे में बहुत सारे केस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे उसका केसों का डिसीजन दिया है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट्स है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ये। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 का ये केस है। इसके अंदर ये बताया गया जो सेक्शन 144 है ये कैसा आदेश है, ये क्या जुडिशरी आदेश है या जुडिशरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कार्यपालिका आदेश बताया गया। आई रिपीट, ये जुडिशरी आदेश नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश होता है। तो हम इसके लिए आज हमने जाना सेक्शन 144। तो मैं आशा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं सेक्शन 144 के बारे में जो आपके मन में भ्रांतियां थी वो दूर हुई होंगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर पर, किसी महत्वपूर्ण विषय पर। आप हमसे जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू।